दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटपॉइंट में स्वागत है। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके टर्म टू एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में जो है द्विसदनीय कार्यपालिका को क्यों अपनाया गया है। ठीक है, इसका आंसर आप देख लीजिए। भारत में निम्नलिखित जो कारण है, इनकी वजह से जो है द्विसदनीय कार्यपालिका को अपनाया है। द्विसदनीय यानी कि भारत की जो कार्यपालिका है वो दो सदनों में विभाजित है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। अब देख लेते हैं इसके कारण। पहला कारण क्या है, क्योंकि जो भारत है वो विविधता वाला देश है, इसलिए यहाँ पे जो है द्विसदनीय कार्यपालिका को अपनाया गया है। दूसरा कारण, ताकि जो भारत है उसमें सभी जाति धर्म वर्ग के जो लोग हैं उनका समान जो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। तीसरा, ब्रिटिश सरकार ने भी इसी प्रकार की व्यवस्था को अपना रखा था। इस संदर्भ में भारत ने भी द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया। ठीक है, जब ब्रिटिश सरकार थी तो उन्होंने भी इस प्रकार की जो व्यवस्था थी उसे अपनाया था। ठीक है, इसलिए भारत में भी इसे अपनाया गया है। चौथा पॉइंट है कि जो द्विसदनीय कार्यपालिका है वो बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इन सभी जो पॉइंट्स हैं इनसे हमें क्या पता चलता है कि जहाँ पे जनसंख्या और विविधता ज़्यादा है वहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था जो है उसकी ज़रूरत है और उसका जो महत्व है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लोकसभा के बारे में विस्तार से बताइए। ठीक है, तो भूमिका में आप लिख सकते हैं कि लोकसभा जो है संसद का एक सदन है। इसका कार्य आप बता सकते हैं जो कानून बनाने एवं लोकहित संबंधी कार्यों को सुनिश्चित करता है। ठीक है, जनता के जो हित में कार्य हैं उनको सुनिश्चित करता है और इसका काम दूसरा क्या है, कानून बनाना। फिर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 25 वर्ष या उससे अधिक की आयु होनी चाहिए। तीसरा, दिवालिया या फिर पागल ना हो। चौथा, किसी सरकारी पद पर ना हो। और पांचवा, योग्यता रखता हो। ठीक है, यानी लोकसभा का सदस्य बनने के वो योग्य हो। तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं, या तो आप इस तरीके से डायग्राम बना के शो कर सकते हैं, या तो आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। जितना आप अट्रैक्टिव तरीके से आंसर करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विधेयक से क्या तात्पर्य है। विधेयक यानी कि कानून। तो विधेयक से तात्पर्य है कानून का प्रारूप। ठीक है, कानून का प्रारूप होता है जिस स्थिति तक कानून संसद एवं राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति नहीं मिल जाती उस इसी स्थिति तक इसे विधेयक कहते हैं, विधेयक या फिर बिल। ठीक है, विधेयक जब पास होता है यानी बिल पास होता है जब, उसके बाद वो कानून बनता है। तो वो स्थिति जब जो कानून है वो संसद और राष्ट्रपति से स्वीकृति नहीं मिलती जब उसको, ठीक है, उससे पहले की जो स्थिति होती है स्वीकृति मिलने से पहले की, उसको हम क्या कह सकते हैं, विधेयक कहते हैं, विधेयक या फिर बिल कहते हैं। दो तरीके के होते हैं विधेयक के प्रकार, आपको बताने थे इसमें। तो गैर सरकारी विधेयक और सरकारी विधेयक। गैर सरकारी क्या होते हैं, जो संसद के नेताओं के अलावा अन्य सदस्य पेश करते हैं, वो गैर सरकारी हो गए। और जो नेताओं द्वारा विधेयक पेश किया जाता है वो सरकारी विधेयक। ठीक है, सरकारी में भी दो टाइप के होते हैं, वित्त विधेयक और गैर वित्त विधेयक। वित्त विधेयक यानी कि जो धन विधेयक यानी तो धन से संबंधित विधेयक है वो वित्त विधेयक में आता है। और गैर वित्त विधेयक जो धन और बिल के अलावा, ठीक है, उसके अलावा जो भी है वो गैर वित्त विधेयक में आता है। ठीक है, गैर वित्त विधेयक भी दो टाइप के होते हैं। पहला हो गया साधारण विधेयक और दूसरा संविधान संशोधन विधेयक। साधारण जिसमें लोकहित या समाज के लिए जो है कुछ विधेयक होते हैं, और संविधान संशोधन यानी कि जिसमें संविधान में कुछ संशोधन करने के लिए विधेयक होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, विधेयक यानी कि कानून का वो रूप जब जो कानून है राष्ट्रपति और संसद से पास होने से पहले, उसको हम क्या कह सकते हैं, विधेयक। ठीक है, जब वो साइन हो गया उसके बाद वो बन गया कानून, उससे पहले क्या होता है, विधेयक या फिर बिल। ये दो टाइप के होता है, गैर सरकारी और सरकारी। सरकारी में भी दो टाइप का, वित्त और गैर वित्त विधेयक। गैर वित्त विधेयक भी दो टाइप का, साधारण विधेयक और संविधान संशोधक विधेयक। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। लोकसभा और राज्यसभा में
जितनी भी आपको इसके बारे में बातें पता है उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देख लेते हैं हम भूमिका। भूमिका में हमें दोनों के बारे में बताना होगा, उसके बाद हम एक एक करके दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो भूमिका देख लेते हैं। भारतीय संसद में लोकसभा एवं राज्यसभा विद्यमान होती है, जिसकी विवेचना अलग अलग होती है, पर दोनों सदनों का उद्देश्य समान होता है, जिसमें अंतर हम इस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय जो संसद है उसमें 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों जो हैं अलग अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों का जो काम है और उद्देश्य है वो सेम है, ठीक है। दोनों का उद्देश्य है लोकहित। तो इसमें हम अंतर किस प्रकार कर सकते हैं, सबसे पहले हम राज्यसभा में देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे लोकसभा के बारे में। तो पहले आप ये नीचे देख लीजिए, जो डायग्राम की तरह हमने शो कर रखा है, फ्लो चार्ट की तरह। तो हम क्या क्या इसमें पॉइंट्स पढ़ेंगे। सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य, फिर सदन का स्तर, कार्यकाल और स्थायी सदन। ये 5 हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, उनको एक्सप्लेन कर देते हैं अब। तो जो राज्यसभा है उसमें सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है 250 होती है और न्यूनतम 245, यानी कम से कम 245 सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा 250 सदस्य राज्यसभा में हो सकते हैं, ठीक है। फिर मनोनीत सदस्य क्या है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो विज्ञान, खेल, साहित्य एवं समाज सेवा के लिए विख्यात होते हैं, ठीक है। जो लोग इन सभी चीज़ों के लिए विख्यात होते हैं उनको क्या करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कितने सदस्य, 12। तो राज्यसभा में टोटल 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है। सदन का स्तर, 2 सदन होते हैं, उच्च और निम्न। तो राज्यसभा जो है उसे उच्च सदन भी कहते हैं, ठीक है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और ये स्थायी सदन है, ठीक है, यानी कि ये जो राज्यसभा है ये कभी भी भंग नहीं होती, यानी कि ये परमानेंट है, इसलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये फ्लो चार्ट की तरह बना के उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे तो अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। तो आपको फुल मार्क्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर लोकसभा का आप देख लीजिए क्या क्या हम पढ़ेंगे। सदस्यों की संख्या, कार्यकाल, अस्थायी सदन, अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं, स्पीकर भी कहते हैं, फिर मनोनीत सदस्य और धन विधेयक। तो सबसे पहले देखते हैं सदस्यों की संख्या। तो लोकसभा में जो सदस्य हैं अधिकतम 550 हो सकते हैं और कम से कम 545, ठीक है। लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। तीसरा, अस्थायी सदन है ये, क्योंकि जो लोकसभा है उसे भंग किया जा सकता है, यानी कि टेम्पररी है, इसीलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। चौथा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर भी कहते हैं, ठीक है। पांचवा, लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो एंग्लो इंडियन के लिए था, परंतु वर्तमान में यह प्रावधान मौजूद नहीं है। तो पहले क्या था, लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था जो एंग्लो इंडियन होते थे, ठीक है, यानी इंडिया और बाहर की ब्रिटिश कंट्री दोनों के मिक्स होते थे, ठीक है। यानी उन लोगों के माता पिता में से कोई एक इंडियन था और एक कोई बाहर की कंट्री का था, ऐसा था पहले, लेकिन अब जो है ये प्रावधान मौजूद नहीं है, ठीक है। 2020 से जो है ये प्रावधान हटा दिया गया है। छठा क्या है, धन विधेयक। लोकसभा जो है वहीं पे जो है धन विधेयक पारित किया जाता है, ठीक है। ये जब हमने पॉइंट्स बताए राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर आप इस पैटर्न में आंसर देंगे, भूमिका, फिर जो क्वेश्चन का पूछा है मेन बॉडी वो लिख देंगे और उसके बाद कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष क्या है वो लिख देंगे, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनसे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम निम्न तथ्यों से यह कह सकते हैं कि संसद के दोनों सदस्य जो हैं भारतीय संसदीय प्रणाली के महत्वपूर्ण सदन हैं, जो सिर्फ और सिर्फ लोकहित संबंधी कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूजन है कि दोनों सदन जो है भारतीय संसदीय प्रणाली के बहुत ही इंपॉर्टेंट सदन है और दोनों ही सिर्फ जनता के हित के संबंधी कार्य करते हैं। तो होप आपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे और जो फॉर्मेट किस तरीके से करना है वो आपने देख लिया होगा। इससे पहले भी हमने वीडियो बनाई थी इन चैप्टर्स पे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो थे आज की वीडियो में नए थे और आपको फॉर्मेट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि किस तरीके से आपको लिखना है। तो होप आपने पूरी वीडियो देख लिया एंड तक। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।